हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट। गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन जो थे वो मैं इसमें कराने वाला हूं। और ये मेरा टेस्ट सीरीज जो होगा 6 होगा, जो कि रुकमनी प्लेटफॉर्म का ये हमारा सेट है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे अगर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और मेरे टेलीग्राम का चैनल जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको जितने भी इसके हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ वहाँ पे हम भेज देते हैं, वहाँ पे सेंड कर देते हैं। तो आप ज़रूर वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर टेलीग्राम से जुड़िए। चलिए फ्रेंड्स, तो देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ और सभी जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे वो सभी क्वेश्चन का मैं डिटेल से कराऊँगा फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, बिहार में मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह जो थे वह उनका कार्यकाल जो है सबसे कम दिनों का रहा है। तो याद कर लीजिए कि आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। जो सतीश प्रसाद सिंह का कार्यकाल जो रहा है वो 28 जनवरी 1968 से लेकर और हमारा 1 फरवरी 1968 तक रहा है, सबसे कम दिनों का रहा है। तो मात्र ये फ्रेंड्स जो है यह 5 दिनों का कार्यकाल इनका रहा है, आप बोल सकते हैं। और ये सतीश प्रसाद सिंह जो थे भारत में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री में से एक थे। 32 वर्ष के थे, 32 वर्ष के ही उम्र में इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो याद रखिएगा 38 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे वो है सतीश प्रसाद सिंह। अगला क्वेश्चन है पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली में प्रभावित हैं। तो बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा पटना का राजभवन, मुख्य सचिवालय यूरोपियन पुनर्जागरण काल के शैली के प्रतिनिधित्व करती हैं। तो यूरोपियन पुनर्जागरण काल की शैली हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जो है यह राजभवन पटना बिहार राज्य के राज्यपाल का आधिकारिक यह आवास है। और इसका निर्माण जो हुआ था 1912 में ही हुआ था, जब 1912 से 1917 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। और फ्रेंड्स, फरवरी 1921 को विधानसभा के मौजूदा भवन का उद्घाटन भी हुआ था, जिसके तत्कालिक राज्यपाल जो है लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा। और पटना सचिवालय जो है बिहार का प्रशासनिक कार्यालय है। बिहार का प्रशासनिक कार्यालय अगर पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पटना सचिवालय। और ये 1913 से लेकर 1917 के मध्य बनकर तैयार हो गया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, जो कि पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय जो है तथा उच्च न्यायालय की इमारतें जो है वह किस शैली में है, तो यूरोपियन पुनर्जागरण की शैली के हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिहार मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 95%। आंसर हमारा बी हो जाएगा। बिहार का मैदानी भाग का क्षेत्रफल जो है बिहार का कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% है। और बिहार का मैदानी भाग का क्षेत्रफल जो है बिहार का कुल क्षेत्रफल का 96.26% है। जिसको बोलेंगे कि बिहार का कुल अगर क्षेत्रफल बोला जाए, टोटल इसका एरिया बोला जाए, कुल क्षेत्रफल अगर बोला जाए बिहार का, तो फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा 9000। ये पूछा बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से आता है, तो इसको याद रखिएगा। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वो 94,163 हो जाएगा। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा बिहार का कुल क्षेत्रफल जो हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत का कुल क्षेत्रफल से कितना है, तो 2.86% है। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। तो बताना है 41 का आंसर क्या हो जाएगा। बिहार का पहला भारतीय प्रधानमंत्री जो है मोहम्मद यूनुस थे। वह 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस ने कार्यकारी मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, बिहार का पहला भारतीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो मोहम्मद यूनुस रहे हैं। आंसर हम क्या हो जाएगा, वो हमारा बी हो जाएगा, जो कि ये मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री
पद पे, मुख्यमंत्री पद पे ये 1937 में कार्यकारी मुख्यमंत्री बने थे। याद रखिएगा, कार्यकारी मुख्यमंत्री बने थे। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री पद पे ये 1937 में कार्यकारी मुख्यमंत्री बने थे और ये प्रधानमंत्री भी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पद्म पुरस्कार 2023 के संदर्भ में क्या असत्य है? तो 42 का आंसर बताना है कि पद्म पुरस्कार 2023 के संदर्भ में असत्य कथन की क्या है। तो इसका पद्म पुरस्कार जो है फ्रेंड्स जो है आंसर हमारा बी हो जाएगा। बोल रहा है कि पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो है 91 हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कार जो है 106 व्यक्तियों को मिला था। याद रखिएगा, 106 व्यक्तियों को मिला था, जिसमें 106 व्यक्ति को मिला था और जिसमें 91 पद्मश्री पुरस्कार जो है मिला था। पद्मश्री पुरस्कार जो है वह 91 पुरुषों लोगों को मिला था, पुरुष नहीं सॉरी फ्रेंड्स, और 9 पद्म पुरस्कार जो है वह तथा 6 पद्म विभूषण पुरस्कार मिले थे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रेंड्स, हमारे 91 जो हैं वो पद्मश्री मिले थे, पद्मश्री मिले थे, याद कर लीजिएगा, सॉरी पद्मश्री मिले थे 91, और जो है हमारा 9 जो है ये 9 जो है फ्रेंड्स उसमें हमारा पद्म जो है भूषण मिला था। 9 लोगों को पद्म भूषण मिला था और 6 को मिला था पद्म विभूषण मिला था। 91 लोगों को पद्मश्री मिला था, 9 पद्म भूषण मिला था और 6 को पद्म विभूषण मिला था। तो ये 2023 का डाटा है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब जो है किस टीम ने पहली बार जनवरी 2023 में जीत लिया? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 43 का आंसर जो हमारा सी हो जाएगा, भारत ने जीत लिया। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब भारत ने पहली बार जनवरी 2023 में जीत लिया। और 2023 अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का यह पहला संस्करण था जो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। तो आंसर याद रखिएगा। और इसकी टीम के भारतीय टीम के कप्तान जो है शेफाली वर्मा के नेतृत्व में खेलते हुए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को पराजित किया। तो याद रखिएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 सितंबर 2023 को किसने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के नए निदेशक के रूप में पदभार जो है ग्रहण किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विवेक भनीश हो जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। विवेक भनीश जो है वह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार के जो है यह पदभार संभाले हैं, ग्रहण किए हैं। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है बार की स्थापना भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा वर्ष 1954 में की गई थी। याद रखिएगा, बार की स्थापना जो है 1954 में की गई थी। इसकी स्थापना जो है 1954 में की गई थी। ये बहुत भी हमारा है 19 पूछता है कि बार की स्थापना जो है कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1954 में की गई थी। और इसरो के फ्रेंड्स अध्यक्ष जो हैं वो एस सोमनाथ जो थे, अभी दूसरे हैं। और DRDO के जो अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स, DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे कौन हैं? तो डॉक्टर समीर वी कामत हैं। डॉक्टर समीर वी कामत हैं। ये DRDO के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर समीर वी कामत। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, विवेक भसीन सॉरी। क्वेश्चन है, समुद्री तट के किनारे जो है कोहरे के निर्माण का कारण है। समुद्री तट के किनारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? तो 45 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, अभिवहन हो जाएगा। समुद्री तट के किनारे कोहरे के निर्माण का कारण जो है क्या हो जाएगा? अभिवहन हो जाएगा। 45 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। और जो है समुद्री तट के किनारे कोहरे का निर्माण ये पूछ रहा है फ्रेंड्स, जो है अभिवहन है। तो ये सूर्य के विकिरण से पृथ्वी गर्म होती है। याद रखिएगा, जो है सूर्य के विकिरण से पृथ्वी जो गर्म होती है वो किस विकिरण से होती है? तो याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन रहता है हमारा चालन रहता है, संवहन रहता है और विकिरण रहता है। तो याद रखिएगा, विकिरण से सूर्य जो है
सूर्य से पृथ्वी जो है गर्म होती है सूर्य के विकिरण से। और आणविक सक्रियता द्वारा पदार्थ के माध्यम से होने वाला ऊष्मा जो है, ऊष्मा का संचालन कहलाता है। और संवहन क्रिया संवहन क्रिया जो है केवल तरल तथा गैसीय पदार्थों में ही संभव होता है। और संवहन जो है वो केवल ठोस में नहीं होता है, संवहन जो है ठोस में नहीं होता है, ठोस में केवल होता है चालन होता है, चालन जो होता है वो ठोस में होता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। और संवहन जो है वो केवल तरल तथा गैसीय पदार्थों में ही संभव होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अभिवहन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान जो है क्या होगा। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान जो होगा 7 से कम होगा। 7 से क्या होगा, 7 से कम होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 से कम होगा। और इसका आंसर हमारा ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है आंसर हमारा 7 से कम होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, बिना केंद्रक एवं कोशिकांगों वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं। तो बिना केंद्रक एवं कोशिकांगों वाले जीव जो है कौन से वर्ग में आते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 2 और 4। कौन, तो प्रोटिस्टा आते हैं और हमारे आर्कियोबैक्टीरिया आते हैं, याद रखिएगा 2 और 4 हो जाएगा आंसर हमारा। तो बिना केंद्रक एवं कोशिकांगों वाली जीव के वर्ग जो है प्रोटिस्टा एवं हमारे साइनोबैक्टीरिया आर्कियोबैक्टीरिया में आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। और ये जो है फ्रेंड्स, जो साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कियोबैक्टीरिया जगत मोनेरा से संबंधित हैं, ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक हैं, याद रखिएगा। जो है साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कियोबैक्टीरिया जो है ये मोनेरा से संबंधित हैं। ये क्या है, मोनेरा से संबंधित हैं, याद रखिएगा, ये मोनेरा जगत में आते हैं। मोनेरा जगत में आते हैं कौन कौन, तो साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया मोनेरा जगत से संबंधित हैं। ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक में आते हैं, याद रखिएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, मृतपोषी जो है पोषण क्या है। तो मृतपोषी पोषण क्या है फ्रेंड्स, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ई हो जाएगा। जीव अपना भोजन जो है मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मृतपोषी पोषण बोलते हैं। मृतपोषी जो है पोषण में जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है, और वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका शारीरिक उपयोग वृद्धि के लिए करते हैं उसको हम लोग पोषण कहलाते हैं, उसको पोषण हम कहते हैं। और वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें स्वपोषण कहते हैं। जो खुद से करते हैं उसको स्वपोषण बोलते हैं। और वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उसको बोलते हैं परपोषण। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसको याद रखिएगा। जो स्वयं से अपना भोजन करते हैं उसको स्वपोषण, जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसको परपोषण बोलते हैं। और जो पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका शारीरिक उपयोग वृद्धि के लिए करते हैं, मीन्स कि देखिए जीव पोषक जो है वह विधि जिसमें जीव पोषक जो है तत्वों को ग्रहण कर, मीन्स किसी चीज़ों को ग्रहण करते हैं तत्वों को, और उनका शारीरिक उपयोग करते हैं किसके लिए, तो वृद्धि के लिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पोषण। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करते हैं उनको हम मृतपोषी पोषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग होगा। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है तो प्लेटफॉर्म पर खड़े प्रेक्षक द्वारा देखा गया जो गेंद का मार्ग जो है वह परवलय होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि ट्रेन से गेंद को बाहर फेंका जाता है तो ट्रेन में खड़े व्यक्ति द्वारा इसका पथ जो है सरल रेखा दिखेगा। और यदि ट्रेन में कोई गेंद प्रेक्षक ऊपर फेंकता है तो 3 प्रमुख बातों स्पष्ट इसमें करनी होगी कि ट्रेन के एक समान वेग में होने पर केंद्र जो है प्रेक्षक के हाथ में गिरेगा, और ट्रेन के त्वरित गति में होने पर गेंद प्रेक्षक के पीछे गिरेगा,
और ट्रेन के मंदित गति मतलब अगर एकदम धीरे धीरे चल रहा है तो उसके होने पे गेंद प्रेक्षक जो है आगे गिरेगा। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दौर में एक साथ वृद्धि होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 50 का आंसर जो है हो जाएगा एड्रेनालाइन हो जाएगा, एड्रेनालाइन। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। एड्रेनालाइन जो हो जाएगा उस एड्रेनाइल के स्राव से कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर के में एक साथ वृद्धि होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और थायरोक्सिन को मेटाबॉलिज्मिक नियंत्रण हार्मोन कहते हैं, याद रखिएगा थायरोक्सिन को मेटाबॉलिज्म नियंत्रक हार्मोन कहते हैं। और एल्डोस्टेरोन जो होता है, एल्डोस्टेरोन उसके लवण प्रतिरोधक हार्मोन होता है। और एस्ट्रोजन जो होता है फ्रेंड्स और नर हार्मोन प्रकार का एक हार्मोन होता है, एंड्रोजेंस। इसको याद रखिएगा, एंड्रोजेंस जो है यह एंड्रोजेंस जो है फ्रेंड्स यह नर हार्मोन है। कौन सा है, नर हार्मोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। एंड्रोजेंस जो है पूछ देता है कौन सा नर हार्मोन है या मादा हार्मोन है, तो याद कर लीजिएगा यह नर हार्मोन है। कौन सा, तो एंड्रोजेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है CH3CH2 COOH का IPUS नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रोपेनाइल अम्ल हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा, प्रोपेनाइक अम्ल हो जाएगा फ्रेंड्स। CH3 और CH2 COOH का यूपेक नेम जो है प्रोपेनाइक अम्ल हो जाएगा, जो कि प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल। CH3 हो जाएगा प्रोपेन और CH2 COOH CH2 ओइक और COOH अम्ल प्रोपोइक अम्ल हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। नहीं बताना है कि कौन सा नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इमली में नहीं पाया जाता। इमली में तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है फ्रेंड्स। तो हमारा जो हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है। याद कर लीजिएगा इसको, किस में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, ये सब सही हैं। तो जो है फ्रेंड्स, और मौलिक अम्ल जो है ये सेब में पाया जाता है, याद कर लीजिएगा। मौलिक अम्ल जो है वह किस में पाया जाता है, तो सेव में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सेव में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल जो है, यह टार्टरिक अम्ल जो है, टार्टरिक अम्ल जो है फ्रेंड्स ये किस में पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा। और एस्कॉर्बिक अम्ल में, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला में पाया जाता है, याद कर लीजिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, जो कि गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, SR राव ने की थी। लोथल स्तर पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज जो है निम्न में से किसने की थी, तो SR राव ने की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 53 का हमारा सी हो जाएगा। लोथल स्तर पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज एस राव ने की थी। और लोथल जो है वो, लोथल जो है फ्रेंड्स ये किस नदी पे है, तो लोथल जो है वह, लोथल जो है हमारा वो भोगवा नदी पे है। याद कर लीजिएगा, लोथल जो है वो किस नदी पे है, तो भोगवा नदी पर है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। लोथल जो है भोगवा नदी पे है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लोथल एवं सुतकुद्दा जो है सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह भी है, ये भी याद कर लीजिएगा। लोथल और जो है सुतकुद्दा वो हमारा क्या है, जो है सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह भी है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे इनमें से किस क्षेत्र के पश्तून पठान नेता थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र के पश्तून पठान नेता थे। आंसर हमारा 54 का क्या हो जाएगा, 54 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के यह नेता थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी या बादशाह खान के नाम से या बाचा खान के नाम से भी जाना जाता है। तो याद कर लीजिएगा, इनको सरहदी गांधी, इनको सरहदी गांधी
या बाचा खान, बाचा खान, और इनको किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा बादशाह, बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। सरहदी गांधी, बादशाह खान और बादशाह खान, ये तीनों नाम से इनको जाना जाता है, तो याद कर लीजिएगा। और ये उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के यह नेता थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है लखनऊ संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। 1916 अधिवेशन में हस्ताक्षर किए गए थे। और ये जो है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, जो कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन है किस वर्ष में तत्कालीन शाह जॉर्ज पंचम इसी को बोलते हैं, ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। तो किस वर्ष में तत्कालीन शाह जॉर्ज पंचम जो है को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1911 में किया था। 1911 में जो है यह तत्कालीन शाह जॉर्ज पंचम जो था दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। और फ्रेंड्स यह जो है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम जो था एवं महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन भी किया गया था। कब किया गया था? तो 12 दिसंबर 1911 को। और जो है जॉर्ज पंचम दिल्ली के आधिकारिक रूप में यह ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह जो है बहुत क्वेश्चन इस पे रिपीटेड हुआ है फ्रेंड्स एग्जाम में कि भारत की राजधानी घोषित किया था उस समय कौन से किसने किया था? तो जॉर्ज पंचम ने किया था आधिकारिक रूप से 1911 में। और कब हमारे राजधानी जो है वह दिल्ली मतलब कहलाने लगा? तो 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली हो गई। घोषणा हुई थी 1911 में फ्रेंड्स, लेकिन 12 में जो है वह भारत की राजधानी हो गई नई दिल्ली। तो याद कर लीजिएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग का कितने % हिस्सा के बराबर होता था? तो याद रखिएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 50% हिस्सा जो है वह किसानों की उपज का लगभग 50% हिस्सा के बराबर होता था यह खराज कर। और अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने भूमि की मसाहत नाप कराकर लगान वसूल किया था। और वह इस समय जो है भूमि माप की मूल इकाई बिस्वा थी। तो याद रखिएगा। और जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नवीन कर, घराई कर और चराई कर भी लगाया था। याद रखिएगा, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने 2 कर लगाया था, घराई कर और चराई कर। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन है अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? अश्वघोष जो थे निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो 58 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कनिष्क के या राज के दरबारी कवि थे। तो अश्वघोष ने बोध चरित्र की रचना की थी और मुद्रालंकार, सौंदर्यनंद आदि नामक ग्रंथों की रचना की थी। किसने? तो अश्वघोष ने। याद रखिएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि कनिष्क के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन है भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? आंसर हमारा हो जाएगा काकोरी संयंत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में साइमन कमीशन के आगमन में पूर्व काकोरी संयंत्र घटना घटी थी, जो कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था और इसे ही काकोरी कांड कहा गया। तो ये हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम जो है बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सी मिशन शुरू किया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो था उसमें अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन शुरू किया था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। 1942 में 23 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था और क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था कि डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी और भारत के लिए यह अधिकार सुनिश्चित किया गया कि उसे राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि ऐसे बहुत बार ये रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन कि क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया होने वाला बैंक उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट या पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था। तो महात्मा गांधी ने कहा था। तो याद कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकारी की युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया। किसे हार गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा औरंगजेब से हार गया। 61 का एक हो जाएगा आंसर हमारा। दारा सिकोह जो है अंततः उत्तराधिकारी की युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गया। सामूगढ़ का युद्ध जो है 29 मई 1658 को हुआ था। याद कर लीजिएगा, यह 16 मई 1958 को हुआ था। 16 मई सामूगढ़ का युद्ध, सॉरी फ्रेंड्स, 16 मई को नहीं हुआ था, यह 28 मई को हुआ था। 29 मई को, सॉरी फ्रेंड्स, 29 मई 19, ये मैंने डेटा ही यहाँ पे गलत लिख दिया, दूसरा 29 मई और हमारा 1658, मैं 1958 लिख दिया था। तो 29 मई 1658 को दारा सिकोह एवं उनके 3 भाइयों औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श की संयुक्त सेनाओं के मध्य हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा औरंगजेब हो जाएगा। दारा सिकोह जो अंततः उत्तराधिकारी की युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में 29 मई 1658 से हार गया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा औरंगजेब हो जाएगा, औरंगजेब से हार गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी, ये सही है। तिलैया बांध कोनार नदी, यही गलत है। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी। तो तिलैया बांध जो है किस नदी पे है, तो बराकर नदी पे है। याद रखिएगा किस नदी पे है, तो बराकर नदी पे है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बराकर नदी। तिलैया बांध दामोदर निगम द्वारा निर्मित पहला बांध है और यह बांध जो है 1200 फीट लंबा है और 99 फीट चौड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है निम्नलिखित में से कौन करता है। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आंसर हमारा ये हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वह कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और ये क्वेश्चन ये पूछेगा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त कौन बुलाता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर दूसरा हो जाएगा, जो है बुलाता है वह हमारे कौन बुलाते हैं, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। याद कर लीजिएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति बुलाते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त की बैठक और अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, बताना है इसमें से कौन सा सही है हमारा। तो फ्रेंड्स हमारे जो है विधानमंडल लोगों का एक छोटा सा समूह है, ये गलत है। कार्यकारी हमारे चुने हुए प्रतिनिधित्व को संदर्भित करता है, ये भी हमारा गलत है। न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करता है, ये हमारा सही है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसमें से पूछ रहा था सही कौन है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। बाकी ये दोनों गलत हैं, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्रवर, मंजीरा और मानेर नदियां जो हैं डैश नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। गोदावरी नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं प्रवर और मंजीरा और मानेर नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 65 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी पूछेगा, तो गोदावरी है। प्रायद्वीपीय
प्रायद्वीपीय फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गोदावरी हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पर और मंजीना और मानेर नदियाँ जो है गोदावरी नदी की दाहिनी सहायक नदी हैं, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत जो है आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो राज्यपाल होता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है फ्रेंड्स, तो राज्यपाल होता है, याद रखिएगा। और भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, मीन्स कि राज्यपाल को कोई हटा नहीं सकता। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन है गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद डैश से होकर बहती थीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा, मगध हो जाएगा। आंसर हमारा ए, गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद मगध से होकर बहती थीं, और मगध महाजनपद दक्षिण बिहार में स्थित है, जिसमें वर्तमान पटना और गया जिला सम्मिलित थे। तो याद रखिएगा, मगध जो है महाजनपद की उत्तरी सीमा गंगा से तथा पश्चिमी सीमा सोन नदी से लगती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मगध हो जाएगा। और क्वेश्चन है कि घास, बकरी और मानवों को मिलाकर बनाई गई एक खाद्य कड़ी जो है फूड चेन किस प्रकार से सही तौर पर प्रदर्शित की जा सकती है? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हमारा हो जाएगा घास, उसके बाद से बकरी, उसके बाद से मानव। पहले घास से प्लांट से स्टार्ट होता है हमारा, तो याद रखिएगा आंसर हम क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, घास, बकरी, उसके बाद से मानव। ठीक है, पहले आता है हमारा घास आता है, प्लांट आता है, उसके बाद से हमारे जो है बकरी आती है, और उसके बाद से मानव आता है। क्योंकि बकरी जो है वो क्या है, शाकाहारी है, और मानव जो है सर्वाहारी है, तो इसलिए ये इसका बकरी पहले, उसके बाद से मानव। तो एक फूड चेन है फ्रेंड्स। और किसी परितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता ताकि खाद्य पदार्थों या खाद्य ऊर्जा के हस्तांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह के पथ को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है और यह है, तो आंसर हमारा हो जाएगा एक तरफा प्रवाह, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है खाद्य श्रृंखला के माध्यम से एक तरफा प्रवाह होता है, जो कि हमारा होता है, जैसे में पहले हो जाता है घास हो जाएगा हमारा, उसके बाद से हो जाएगा हिरन, उसके बाद से हमारा हो जाएगा शेर, घास, हिरन, शेर, ये हो जाएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो क्या होता है, मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है। तो इसका याद कर लीजिएगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है क्या है, सूर्य है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन है 5 पोषी स्तरों की एक साधारण खाद्य श्रृंखला नीचे दी गई है। यदि चौथे पोषी स्तर में मौजूदा सर्प को 10 kg ऊर्जा मिलती है, तो उत्पादकों के पास ऊर्जा की कितनी मात्रा उपलब्ध है? तो बताना है फ्रेंड्स। चलिए आते हैं, देखते हैं। यहाँ पे जो है हमारा थोड़ा छोटा करते हैं इसको, वो छोटा करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, जो है ये जो है पहले है हॉक हमारा, ये 5 में हॉक है, 4 में स्नेक है, 3 में फ्रॉग है, और 2 में ग्रास हॉपर है, 1 में ग्रास है। तो बताना है कि ट्रॉपिक लेवल जो है पोषी स्तर ग्रास, घास, ग्रास हॉपर, टिड्डा, जिसको हम लोग टिड्डा बोलते हैं ग्रास हॉपर को, और फ्रॉग मेढक, स्नेक सर्प, और हॉक बाज। तो है जो है फ्रेंड्स, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यह बताना है कि एक जो है वह 10 kg ऊर्जा मिलता है। तो इससे कितना मिलता है, हमारा 50 हो जाएगा, इससे हो जाएगा 40 हो जाएगा, इससे हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा फ्रेंड्स, और इससे हमारा 20 हो जाएगा, और इससे हमारा 10 हो जाएगा। तो बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा हमारा। नो फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होगा, हम बताते हैं इसको फिर से।
जैसे में एक हमारा कितना हो जाए 10, ये हमारा 10 करता है। जैसे में ये क्वेश्चन बोला है कि चौथे पोषी स्तर में मौजूद सर्प का 10 केजी ऊर्जा मिलती है। मीन्स कि हमारा चौथा पोषी स्तर है, ये 10 जो है इसको 10 मिलती है। तो बताइए फ्रेंड्स कि कैसे किसको कितना कैसे कितना मिलेगा। तो हम मानते हैं ग्रास को हमारा 1000 मिलेगा। ग्रास को 1000 नहीं, ये 10,000 होगा। 10,000 होगा तभी ये देखिए, देखते चलिए आप, 10,000 होगा। उसके बाद से हमारा 1000 होगा। उसके बाद से ये हमारा 100 होगा। और फ्रेंड्स हमारा ये ऐसे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ तक बोला है कि उत्पादकों के पास ऊर्जा की, तो इसके आगे तक तो हमको जाना नहीं है फ्रेंड्स, हमको यहीं पे रुक जाना है। हमको जो है यहीं तक रुक जाना है, 5वां तक जाना नहीं है, क्योंकि ये 4 तक बोला है, 4 का दिया हुआ है और हमको नीचे से ऊपर जाना है। तो 10,000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 100 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 10,000। 10,000 जो है फ्रेंड्स जो है किलो ऊर्जा जो है, यह आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 10,000 जो है किलो जूल हो जाएगा आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि यदि चौथी पोषी स्तर में मौजूदा सर्प का 10 केजी ऊर्जा मिलती है तो उत्पादकों के पास ऊर्जा की 10,000 किलो ऊर्जा मात्रा उपलब्ध है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो इसको ऐसे बनाइएगा। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मेरा 70 जो है 70 क्वेश्चन पे हम लोग थे। तो ये मेरा लास्ट MCQ था क्वेश्चन। और फ्रेंड्स कैसा लगा, अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कल। थैंक यू फ्रेंड्स।